बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ENT का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और उससे पहले हमने जो है आई और ईयर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी थी। आज हम उसके जितने भी डिसऑर्डर्स है वो पढ़ेंगे और इस चैप्टर को इंशाल्लाह इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बताई गई हैं जो कि इन चीज़ों से रिलेटेड हैं, जैसे कि वो आगे आएंगे या कभी भी मेडिकल फील्ड में आप ये चीज़ें सुनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वर्ड है तो इसका ये मतलब होगा। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है OD का मतलब है अक्यूलस डेक्स्टर। ये हम कहते हैं राइट आई को। ठीक है, जब भी हम राइट आई की बात करेंगे इन द मेडिकल फील्ड तो हम उसको क्या कहेंगे, अक्यूलस डेक्स्टर। ठीक है, इसी तरह दूसरा है OS मतलब अक्यूलस सिनिस्टर मतलब लेफ्ट आई। ठीक है, अक्यूलस आई और सिनिस्टर लेफ्ट, डेक्स्टर राइट। ठीक है, इसके अलावा OU है, OU मतलब अक्यूलस उटर्क, यूटर्क या उटर्क कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये दोनों आइज़ को कहते हैं, इसमें लेफ़्ट और राइट नहीं है, दोनों आइज़ को हम अक्यूलस उटर्क कह सकते हैं। इसके अलावा है हाइपरोपिया उन बीमारों को कहते हैं या उस मर्ज़ के जिनका जो है नज़र कमज़ोर होता है। ठीक है, जो कि नज़र के मरीज़ होते हैं। हाइपरोपिया जिनकी दूर की नज़र सही हो और उनको करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही हो, इसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस मतलब दूर की नज़र सही है। ठीक है, लेकिन करीब की जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आती। ये आपने याद रखना है, हाइपरोपिया उसको कहते हैं। दूसरा है मियोटिक वो मेडिकेशन है जिसकी वजह से प्यूपल जो होते हैं हमारे आइज़ के अंदर वो कंट्रैक्ट होते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो प्यूपल कंट्रैक्शन वाले जो ड्रग्स है उसको हम क्या कहेंगे, मियोटिक। दूसरा क्या है, मायोड्राटिक कह सकते हो आप। ठीक है, ये इसकी वजह से क्या होता है कि प्यूपल्स डायलेट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, मियोटिक और मायोड्राटिक। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा मायोपिया बताया गया है नियर साइटेडनेस। अब ये हाइपरोपिया के अगेंस्ट है। नियर साइटेडनेस मतलब करीब की चीज़ें जो है वो सही नज़र आ रही है और दूर की चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही। ठीक है, दूर की नज़र जिनकी कमज़ोर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मायोपिया। इसके अलावा क्या है, इन्यूक्लिएशन का मतलब ये कि जब आप एंटायर आई बाल को रिमूव करते हो, मतलब पूरे आँख को रिमूव करते हो। ठीक है, किसी की सर्जरी करते हो और उसकी पूरी आँख आपने रिमूव कर दी, इसको हम क्या कहते हैं, इन्यूक्लिएशन। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इस एक्सेंट्रेशन या एक्सेंटरेशन भी कह सकते हो। ठीक है, इज़ द रिमूवल ऑफ द आई बाल एंड द सराउंडिंग टिश्यू एंड बोन। इसमें देखो, इन्यूक्लिएशन में जस्ट आई बाल रिमूव करते हैं ना, पूरा जो मतलब आँख है, ठीक है, वो रिमूव करते हैं। लेकिन एक्सेंट्रेशन में क्या होता है कि पूरे आई बाल के साथ साथ उसके आसपास के जो टिश्यू, जो मसल्स और जो बोन्स है वो भी रिमूव कर देते, पूरे का पूरा जो है सब कुछ रिमूव कर देते हैं, फिर हम उसको एक्सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। अच्छा, इसके अलावा आई के मर्ज़ को या आई के डिजीज़ को देखने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी जो है, जिस तरह हम आम एंजियोग्राफी करते हैं ये भी वही एंजियोग्राफी है, लेकिन इसमें हम एक कलर डालते हैं आई के अंदर। ठीक है, और फिर कंप्यूटर पे देखते हैं या ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, स्पेशली कंप्यूटर पे देखते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें पिक्चर्स नज़र आ रही होती हैं पूरी आई की अंदर की। ठीक है, तो उसमें फिर हमें पता चल जाता है कि मसला कहाँ पे है। तो फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी एज ए डिटेल्ड इमेजिंग, मतलब आपको इमेजेस शो किए जाते हैं, जैसे कि हार्ट की एंजियोग्राफी की जाती है तो आपको कंप्यूटर पे वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी है कि आपको सब कुछ कंप्यूटर पे नज़र आएगा। इसमें आप एक डाई का यूज़ कर लो, डाई मतलब कोई भी कलर। ठीक है, जो कि आई के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, दाखिल किया जाता है, फिर उसकी वजह से हमें कंप्यूटर पे वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरा है स्लिट लैंप क्या होता है कि एक बड़ा सा माइक्रोस्कोप होता है, उसके सामने ना बंदे को बिठाया जाता है और उसमें आई की एक जगह होती है। ठीक है, तो जिस आई में मसला है उस आई को उसी जगह पे फिट कर देते हैं, जैसे बंदा कैमरे में देख रहा होता है ना, तो उसी तरह। और सामने जो है नर्स या फिर डॉक्टर बैठा होता है वो उस तरफ से देख रहा होता है, मतलब आई को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्लिट लैंप कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा है कॉर्नियल स्टेनिंग। कॉर्नियल स्टेनिंग में क्या होता है कि अ टॉपिकल डाई इज इंस्टॉल्ड इनटू द कंजक्टाइवल सेक। जो कंजक्टाइवल सेक है बाहर की तरफ जो एक थैला सा बना हुआ है, ठीक है, आई के अंदर, उसमें एक कलर डाल दिया जाता है और उसमें भी जो है सेम वही सारी चीज़ें नज़र आती हैं, स्पेशली जो विजिबल नहीं होती। तो जब हम कलर डालते हैं फिर वो चीज़ें विजिबल हो जाती है, तो उससे फिर हमें मतलब पता चल जाता है। स्टेनिंग हम असल में कहते हैं कलर को, किसी चीज़ को कलर देना, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉर्निया को कलर देते हैं, बस कलर डाल के जो चीज़ें इनविजिबल होती हैं वो विजिबल हो जाती हैं और फिर हम उसमें जो भी मसले होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा टोनोमेट्री जो है ये प्राइमरीली टू असेस फॉर एन इंक्रीज ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड पोटेंशियल ग्लूकोमा हमने पढ़ा था कि जब आई के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो जो है आसपास के मसल्स उसकी वजह से कंप्रेस होते हैं, आई बाल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, स्पेशली उसके अंदर जो वेट्रस ह्यूमर और फ्लूइड होता है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसको, इस मर्ज़ को या फिर उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोमा कहते हैं। और उसको मालूम करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो क्या होता है, टोनोमेट्री स्पेशली इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जिसको हम IO कहते हैं, IOP, ठीक है, या फिर ग्लूकोमा के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले जो हमने अभी तक पढ़े ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो टर्मिनोलॉजीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें जो है डेफिनेटली MCQs बन सकते हैं पेपर के अंदर। अच्छा जी, अब आते हैं इसके डिजीज़ पे, और आई में सबसे पहली जो डिजीज़ है दैट इज़ कैटरेक्ट। आपको इससे पता चल जाएगा, जस्ट पिक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे एज एन ओपेसिटी ऑफ द लेंस। ओपेसिटी का मतलब होता है वो एक चीज़ की वो खासियत जिससे लाइट नहीं पास होती, ठीक है। मतलब एक लाइट के सामने आप कोई ऐसी चीज़ रख दो जिसकी दूसरी तरफ जो है वो लाइट ना जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, या फिर उस खासियत को हम कहते हैं ओपेसिटी। तो मतलब इसमें क्या होता है कि आई का जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, मतलब उससे लाइट नहीं पास होती। जब लाइट नहीं पास होगी तो जाहिर बात है वो रेटिना पे नहीं पड़ेगी। जब रेटिना पे लाइट नहीं पड़ेगी तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ओपेसिटी ऑफ द लेंस ख़राब हो गया, उससे लाइट नहीं पास हो रही, जिसकी वजह से जो है इमेज रेटिना पे प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, मतलब नहीं बन रहा, ठीक है, जो कि आगे जाके ब्लाइंडनेस बन जाता है। तो सिंपल ये कि जब आपके लेंस ख़राब हो जाते हैं उससे लाइट नहीं पास होगी और आगे जाके रेटिना पे नहीं पड़ेगी तो बंदा जो है ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कैटरेक्ट, ठीक है, नाम याद रखना है। इसकी वजह से मतलब इसके जो कॉजेज़ है क्या क्या है, सबसे पहले इसमें है एजिंग को हम कहते हैं सेनाइल कैटरेक्ट। एजिंग मतलब ये कि वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ जब लोगों की आइज़ ख़राब होती हैं, इस तरह की होने लगती हैं, फिर हम उसको क्या कहते हैं, सेनाइल कैटरेक्ट, मतलब एज की वजह से जो है। और अगर सिंपल ऐसा कोई और मसला, फिर हम उसको जस्ट सिंपल कैटरेक्ट कहेंगे, ठीक है। ये आपको वही बताया गया है कि ओवर टाइम जो है वो लेंस ख़राब हो जाता है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब जिसकी वजह से लाइट पास होती है, वो चीज़ उसके अंदर ख़राब हो जाता है। और क्यों ख़राब हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रोटीन आते हैं और लेंस के ऊपर जमा होने लगते हैं, बार बार जमा होने लगते हैं, तो लेंस जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। और वक्त के साथ साथ पहले जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ना इस तरह हो जाता है कि जैसे बादल वगैरह हो, सही नज़र नहीं आता, हर चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती। फिर आगे जो है आके मतलब कम्प्लीटली वो जो है ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ये कंजेनिटल भी होता है, मतलब पैदाइशी तौर पर होता है, कभी कभी ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी डिज़ीज़ की वजह से, जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। या जो है बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही हो, अनप्रोटेक्टेड आई हो, मतलब कोई किसी की आइज़ वैसे ही ख़राब है या किसी को नज़र का मसला है और वो बार बार कोई मतलब अपने लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज़ कर रहा, ग्लासेस वगैरह नहीं यूज़ कर रहा हो, उसके ऊपर जो है वो सनलाइट रेज़ पड़ रहे हैं, तो उस पर भी वैसे भी जो है वो सारी मतलब ख़तरनाक रेज़ होती हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मेडिकेशन है, कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह स्टेरॉइड मेडिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है,
तो उनको भी ये मसले हो सकता है एज अ साइड इफ़ेक्ट। और कुछ अगर स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह या फैमिली में है तो उनको भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब इसका हम अगर असेसमेंट करेंगे तो असेसमेंट में हमें कैसे पता चलेगा? बहुत ही आसान, जब उनको चीज़ें सही से नज़र नहीं आएंगी, ब्लर्ड विजन है, ठीक है, और धीरे धीरे जो है उनके जो विजन है, नज़र है, वो ख़राब होती जाती है। ये आपका असेसमेंट कि उनको चीज़ें नज़र नहीं आई, जस्ट यही असेसमेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डायग्नोज करोगे कैटरेक्ट का तो ज़ाहिरी बात है वो जो चार्ट होता है ना, जैसे आप कभी ऑप्टिकल या ऑप्टिक सेंटर में जाते हो, वहाँ पे जो चार्ट होता है 1 2 3 ABC लिखा होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे आप उससे टेस्ट कराओगे, मरीज़ को दूर से बताओगे कि ये क्या है, ये क्या है, वो आपको सही बताता है या सही नहीं बताता, उसको हम फिर देख के फैसला करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्लेट लैंप, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि उसमें जो है आई को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, बिल्कुल मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो उसमें होते हैं या बहुत ज़्यादा बारीक बीनी के साथ देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डायलेशन ऑफ द पीपल टू असेस द ऑप्टिक नर्व विद एन ऑप्थेल्मोस्कोप, हम उसके पीपल को डायलेट करते हैं, जो ड्रग्स हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है, उससे माइड्राटिक जो हमने पढ़ा, उसमें उसकी वजह से हम मतलब वो मरीज़ को देते हैं, उसकी वजह से पीपल डायलेट होते हैं। जब पीपल डायलेट होते हैं तो फिर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप, सिर्फ आइज़ देखने के लिए, किसी भी वर्ड के साथ ऑप्थेल्मो आता है तो वो आई की तरफ इशारा कर रहा होता है, ठीक है। तो फिर वो हम देखते हैं और उनके स्पेशली जो ऑप्टिक नर्व होता है जो आई के साथ रिलेटेड होता है, उसमें अगर कोई मसला है या कोई और चीज़ है तो फिर हम उसके ज़रिए देखते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि द कैटरेक्ट अंटिल एट प्रोग्रेस टू अ पॉइंट वेयर द पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन, पहले तो आपने उसको देखना होता है कि शायद ख़ुद ब खुद वक्त के साथ ठीक हो जाए। अगर ठीक नहीं हुआ और फिर उसके ज़िंदगी के ऊपर असर हो रहा है, किसी को मसला है पहले तो वो मतलब 1-2 दिन का नॉर्मल मसला है या वैसे ही थोड़ा बहुत है, उनको चीज़ें सही से नज़र आ रही है, लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ती जा रही है फिर आप जो है आगे जाके रेगुलर चेकअप कराओगे, आई ग्लासेस वगैरह फिर हम उनको देते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटी ग्लेयर ग्लासेस देते हैं। एंटी ग्लेयर ग्लासेस वो होती हैं जो कि नज़र के लिए यूज़ होती है, ठीक है, उनको हम एंटी ग्लेयर कहते हैं। ग्लेयर का मतलब जो ब्लरनेस को कम करे, ब्लरनेस को कम करने वाले ग्लासेस, और स्पेशली उनको जो है एजुकेशन देते हैं कि सनरेज से बचना है, कोई ऐसी चीज़ें, और उनको मतलब ऐसे ग्लासेस वगैरह देते हैं जो चीज़ों को मैग्नीफाई करे, अच्छे से दिखाएं, ठीक है, और ज़्यादा लाइट उसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी में जो मतलब आइज़ के अंदर अपना लेंस ख़राब है उसको जो है रिमूव कर देते हैं और उनके अंदर फिर दूसरा आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, ठीक है, IOL। अच्छा, इसके अलावा जो है हम क्या करते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन दैट इज़ परफॉर्म टू रिमूव द क्लाउडी लेंस। वही बात है कि जो क्लाउडी लेंस है, जो ख़राब लेंस है, उसको रिमूव किया जाता है और उसके अंदर दूसरा न्यू लेंस आई के अंदर, वो ग्लासेस की बात नहीं हो रही, आई के अंदर से जो नेचुरल लेंस है वो रिमूव किया जाता है, दूसरा आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है और बिल्कुल वो सही काम करता है और परमानेंट लेंस बन जाता है। मतलब जिस तरह कुदरती होता है ना, नेचुरल, उसी तरह का होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सर्जरी करोगे तो सर्जरी में जो है मतलब पहले आप देखोगे कि सर्जरी से पहले क्या होगा, वन आई इज़ ट्रीटेड एट अ टाइम एंड द अदर आई विल बी ट्रीटेड इन। अगर दोनों आईज़ में मसला है तो आप ज़ाहिरी बात है एक आई का मसला पहले हल करोगे, उसके बाद जब वो हल हो जाए फिर आप दूसरी की तरफ। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में आप जो है वो दोनों आइज़ को ट्रीट करें, ऐसा नहीं होगा। एक एक आई को आप ट्रीट करेंगे, वरना बंदा जो है पूरा वो तो अंधा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा NPO मतलब नथिंग पर ओरल। आप उसको उस टाइम सर्जरी के साथ जो है या सर्जरी से थोड़ा टाइम पहले कोई चीज़ खाने नहीं देंगे, मुँह से खाने नहीं देंगे, ठीक है। आई ड्रॉप्स वगैरह देते हैं जो कि हम आइज़ में यूज़ करते हैं बिफ़ोर सर्जरी इसलिए देते हैं ताकि आई बिल्कुल साफ़ हो, कोई दर्द वगैरह हो उसमें कमी हो और थोड़ी बहुत उसको मतलब आराम हो, ठीक है, कंफर्टेबल हो। उसके बाद जो है उसकी हम आइज़ मतलब सर्जरी करते हैं। अच्छा, इस यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया इंस्टिलिंग।
द आई ड्रॉप। इंस्टिलिंग मतलब ये कि आइस के अंदर जो हम ड्रॉप डालते हैं तो डालने का जो अमल है उसको हम कहते हैं इंस्टिलिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक्स देते हैं। एजुकेशन, वही सारी चीज़ें। इंस्टिल का वर्ड दोबारा आया है। एजुकेट द पेशेंट वेटिंग 3 to 5 मिनट बिफोर इंस्टिलिंग द अदर टाइप ऑफ। ये बताया गया है कि अगर पेशेंट को आपने 2-3 आई ड्रॉप्स दिए तो आप उसको बताओगे कि पहले आपने एक आई ड्रॉप डाला, फिर आप 3 से 5 मिनट तक वेट करोगे, फिर उसके बाद दूसरा आई ड्रॉप डालोगे। ऐसा नहीं है कि आपने डाला और 1 ही मिनट के अंदर फिर आपने दूसरा डाला और फिर तीसरा भी डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, आफ्टर सर्जरी की बात करें तो आफ्टर सर्जरी में जो है आपने उस पोजीशन पे लेटाना है जिस साइड की सर्जरी ना हुई हो। फॉर एग्जांपल राइट आई की सर्जरी हुई है तो आपने पेशेंट को लेफ़्ट आई की तरफ पे जो है लेटा देना है ताकि राइट आई पे ज़्यादा प्रेशर ना हो, ठीक है। आई शील्ड वर्न आफ्टर सर्जरी मतलब जो आइज़ की हिफाजत करने वाली कोई भी कपड़ा, कोई भी ग्लास या कोई भी शील्ड, ठीक है, जो कि आइज़ को महफूज रखें, वो हम देते हैं। अच्छा, पर सर्जन वो आपको रिकमेंड करेंगे कि किस तरीके से आपने क्या लगाना है। वाइल स्लीपिंग और नेपिंग वियर द आई शील्ड टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम रबिंग और ट्रॉमा। जब आप सो रहे होते हो या जब आप मतलब कुछ थोड़े टाइम के नेप कर रहे होते हो, ठीक हो, तो फिर क्या होगा कि आप आइज़ को उसी शील्ड से कवर करोगे ताकि आप उसको कहीं गलती से हाथ ना लगाओ या रब ना करो या कोई ट्रॉमा वगैरह। आई ड्रॉप दोगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वही सारी चीज़ें। और इसके अलावा रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़, हर वो काम करने से मना करोगे जिसमें आइज़ के ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी काम करना हो, रनिंग करनी हो या फिर खांसी वगैरह हो, ठीक है, तो इसके लिए आप उसको मना करोगे। स्विमिंग वगैरह में और टीवी वगैरह, मोबाइल वो देख सकते हो, उसमें आई के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। इसमें आप पेन का ख्याल रखोगे कि पेन बिल्कुल मिनिमल हो, मतलब बहुत कम हो, ठीक है। पेन के लिए आप जो है एसिटामिनोफेन दे सकते हैं जो कि ड्रग्स होते हैं। अच्छा, इचिंग उसमें हो सकती है नॉर्मली, मतलब आपने जब सर्जरी की तो उसमें ख़ारिश वगैरह इचिंग हो सकती है, लेकिन आपने रब नहीं करना है, उसको ख़त्म नहीं करना है, टच नहीं करना है। या फिर कुछ दिन तक ब्लैरीनेस भी हो सकते हैं सर्जरी के बाद, कि आपने सर्जरी की तो शायद 2-3 दिन तक आपको चीज़ें सही से नज़र ना आए, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल क्या होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है या आपका जो है मज़ीद नज़र कमज़ोर हो रहा है या आपको जो है आइज़ के अंदर कोई लाइट फ्लैशेस नज़र आ, जैसे ऑन ऑफ होती है ना लाइट, उसी तरह की चीज़ें आपको नज़र आए, तो शायद आपके रेटिना में कोई मसला है, कोई डैमेज हो या फिर डिटैच हो चुकी हो, तो फिर आपने जाके उसको बता देना है डॉक्टर को, ठीक है। या फिर आइज़ से कुछ पस वगैरह निकल रहा हो, वाटर निकल रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा रेड हुई हो, ठीक है, या कोई उसकी वजह से बुखार हो, फीवर हो, तो ये सारी चीज़ें आपने डॉक्टर को बता देनी है और ये एबनॉर्मल है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ हमारे पास है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें जो हमारा जो ऑप्टिक नर्व होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से विजन लॉस हो जाता है, मतलब नज़र कमज़ोर हो जाती है और आगे जाके ये ब्लाइंडनेस तक भी पहुंच सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि इंट्राक्यूलर प्रेशर जो होता है, मतलब आइज़ के अंदर जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा होता है, मतलब ये कि उसके अंदर प्रेशर नहीं होता लेकिन फिर भी आई अंदर की तरफ से ख़राब हो जाती है और ग्लूकोमा हम उसको भी कहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है उसका नाम चेंज होता है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है कि प्रेशर नहीं होता लेकिन फिर भी आई के अंदर मसला होता है ग्लूकोमा का, ठीक है। ये आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो है ऑप्टिक नर्व डैमेज है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा होता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो आगे जाके बंदा ग्लूकोमा में जाएगा, ठीक है। इसके आपको कुछ टाइप्स बताए गए हैं ग्लूकोमा के। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसमें स्लोली विजन लॉस होता है, ठीक है। दूसरा क्या है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इसमें जो है अचानक आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, अचानक सडन ऑनसेट होता है इसका और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है कि आपने जल्द से जल्द इसका इलाज करना होता है। इसके अलावा नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, इसमें जो है ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है और इसमें कोई प्रेशर नहीं होता। नॉर्मल टेंशन मतलब कि ये कि प्रेशर नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है और प्रेशर वगैरह कुछ नहीं होता, बस ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। ये आपको उसके जो है वो कुछ डायग्राम
के ज़रिए बताए गए हैं ओपन और क्लोज ग्लूकोमा के बारे में। अच्छा, इसका असेसमेंट क्या करोगे कि अर्ली साइन जो है वो आपको ऑक्यूलर प्रेशर मतलब देखने को मिलेगा कि आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है वो पेनलेस होता है, मतलब उसके अंदर बंदे को पेन महसूस नहीं होती, बस विज़न चेंजेस आते हैं कि विज़न जो है वो थोड़ा सा ख़राब होता जाता है, स्लोली विज़न ख़राब होता जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिजल्ट्स इन टनल विज़न। टनल विज़न मतलब ये कि जैसे हमारी नॉर्मल आई होती है तो उसमें हमें साइड में चीज़ें नज़र आती हैं, सामने भी चीज़ें नज़र आती हैं, ऊपर नीचे हर तरफ पे चीज़ें नज़र आ रही होती है। अगर बिल्कुल फोकस नहीं होता लेकिन फिर भी नज़र आ रही होती है, ठीक है। लेकिन ये जो टनल विज़न है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको सामने चीज़ें नज़र आएंगी, बाकी साइड वाइज चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। इसको हम कहते हैं टनल विज़न। ये किस कंडीशन में होता है? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की कंडीशन में ये होता है। दूसरा है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ये दूसरा है, ठीक है। इसमें ब्लड विजन होती है और लाइट्स आपको जो है इस तरह लगेगा कि जब लाइट्स होती हैं या आप किसी लाइट के पास जाते हैं तो आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, वो दर्द सा होता है आइज़ में या फिर जो है उसकी वजह से इरिटेशन होती है। और इसके अलावा ओक्यूलर एरिथमा मतलब आई जो है वो रेड हो जाएंगी, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी असेसमेंट है। टोनोमेट्री ये आप देख सकते हैं, आप जो है ग्लूकोमा के लिए टेस्ट किया जाता है, तो ये इसमें आपको बताया गया है कि इंट्राक्यूलर प्रेशर टेस्ट जो है वो मतलब चेक किया जाता है। इसके लिए कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं, कुछ टॉपिकल होते हैं, कुछ जो है कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं जो कि ऑक्यूलर प्रेशर को कम करते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग और अल्फ़ा एगोनिस्ट, ठीक है। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फार्माकोलॉजी में। इसके अलावा ओरल मेडिकेशन भी दे सकते हैं। लेज़र थेरेपी की वजह से क्या होता है, लेज़र ट्रेबिकोप्लास्टी टू इम्प्रूव ड्रेनेज, मतलब ये कि वो जो ज़्यादातर प्रेशर होता है ना ग्लूकोमा में, जो ज़्यादा फ्लूइड जमा हो चुका होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो है वो करते हैं, ठीक है, एक लेज़र थेरेपी करते हैं। इसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशन भी किया जाता है जिसमें ट्रिबिकोलेक्टमी बताया गया है। और इसके अलावा शंट इम्प्लांटेशन क्या है कि एक ट्यूब डाला जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, और जहाँ से ये फ्लूइड प्रोड्यूस होता है ना, स्पेशली हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्यूब डाला जाता है और उसी ट्यूब के ज़रिए आइज से जो है वो निकालते हैं, जो फ्लूइड ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है ना वो उसी ट्यूब के ज़रिए निकालते हैं ताकि वहाँ पे प्रेशर कम हो। और उसी जो वेंट्रिकल है या तो उसका ही रास्ता किसी दूसरी साइड पे कर देते हैं ताकि उससे ज़्यादा लिक्विड आइज़ में जमा ना हो। इसको हम कहते हैं शंट इम्प्लांटेशन। ये आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएंगे। अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो है एक ट्यूब डाला जाता है और उसमें जो है आइज से जो बाकी लिक्विड होता है वो निकालते हैं और वेंट्रिकल से लिक्विड प्रोड्यूस होता है, तो उस वहाँ पे जो है उसको इम्प्लांट किया जाता है ताकि वो जो लिक्विड आता है वो किसी और साइड पे जाए, आइज में ना आए, ठीक है। ये सर्जिकली होता है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो है इसके इंटरवेंशंस बताए गए हैं, मतलब जो एहतियाती तदाबीर हम कहते हैं ना वो सारी चीज़ें। तो आपको बताया गया है कि जो एक्यूट एंगल ग्लूकोमा होता है आपने उसको जल्द से जल्द ट्रीट करना होता है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन मतलब दवाइयाँ या फिर जो मेडिकेशंस होती हैं वो आपने देनी होती है। और मरीज़ को जो है पेरिफेरल आयरेक्टमी ये कि कभी कभी आयरस जो है वो रिमूव किया जाता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपने मरीज़ को उसके लिए प्रिपेयर रखना है। विच अलाउ एक्वियस ह्यूमर टू फ्लो फ्रॉम द पोस्टीरियर टू इंटीरियर चैम्बर। और उसमें क्या होता है कि एक्वियस ह्यूमर अंदर से बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आयरेक्टमी में होता है। आपने मतलब इस तरह पेशेंट को जो है वो प्रिपेयर रखना होता है। अच्छा, अपने मरीज़ को जो है उसकी मेडिकेशन की वो बतानी है, इम्पोर्टेंस बतानी कि कितने अहम है आपने जो है वो लेनी है। स्पेशली जो
पीपल कंस्ट्रक्शन कराते हैं जिसको हम मायोटिक्स कहते हैं। और इसके अलावा जो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्वियस ह्यूमर, स्पेशली वो मेडिकेशन जो कि एक्वियस ह्यूमर को कम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखें। इसका काम क्या होता है, जो एक्वियस ह्यूमर जो फ्लूइड पैदा होता है उसको कम करता है, मतलब ज़्यादा पैदा नहीं होने देता। और टू डिक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ एक्वियस ह्यूमर एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो भी प्रेशर को कम करते हैं और उसी फ्लूइड को भी कम करते हैं। इसके अलावा आप उसको ये बताओगे कि आप मेडिकेशन आपने लाइफ टाइम यूज़ करनी है और वो सारी चीज़ें। और आपने उसको ये भी कह देना है कि मेडिक अलर्ट ब्रेसलेट, एक ब्रेसलेट आता है, ठीक है, जो कि हाथ के ऊपर जो हम वो पहनते हैं ना, तो उसमें उसके ऊपर लिखा जाता है जिसे अगर कभी खुदा ना करे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को जो है कोई मसला हुआ और वो बेहोश हो गया, तो उसके हाथ के ऊपर वो ब्रेसलेट लगा होता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि ये बंदा प्लानी बीमारी का जो है मरीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डायबिटीज़ है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2। तो बंदे को अगर बेहोश है तो भी जो है मतलब जो लोग होते हैं उनको पता चलेगा कि हमने इसको क्या देना है, किस तरीके से उसको ट्रीट करना है ना, तो फिर थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो ब्रेसलेट का ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में ये चीज़ तो नहीं होता, मतलब हमने तो कभी नहीं देखा, लेकिन बाहर के जो एडवांस कंट्रीज़ होती हैं उनमें ये चीज़ होती है कि अगर कोई बीमार है तो उनको एक ब्रेसलेट पहनाया जाता है और उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये बंदा जो है इस बीमारी का मरीज़ है, ठीक है। इसके अलावा आपने मरीज़ को जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होते हैं, ठीक है, वो आपने अवॉइड करने होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक और ये एंटी एड्रेनर्जिक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आई होप कि आपको पता होंगी। अगर नहीं पता तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी में स्पेशली हमने इस पर बात की थी। अच्छा, नेक्स्ट डिजीज़ इज़ रेटिनल डिटैचमेंट। नाम से ही पता चलता है कि रेटिना जब अपनी जगह से हिल जाए, डिटैच हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। ये लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ द रेटिना, सिंपल, ठीक है। रेटिनल डिटैचमेंट अकर व्हेन द लेयर्स ऑफ द रेटिना सेपरेट बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन देम। मतलब जो दो लेयर है, ठीक है, एक रेटिना का और इसके पीछे एक जो लेयर है कॉर्निया का, या फिर जो मतलब जो इसके पीछे का लेयर है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान क्या होता है कि फ्लूइड जमा होने लगता है। जब फ्लूइड जमा होता है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का है ना, ये है रेटिना और ये जो है ये दूसरा जो लेयर है वो ये, ठीक है। अब इनके दरमियान क्या है कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया है और रेटिना जो है अंदर की तरफ आ गई है। इसको हम क्या कहते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट। इसकी वजह से क्या होता है कि रेटिना जो है वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और आगे जाके जो है ट्यूमर, या फिर जो है ट्यूमर की वजह से ये हो सकता है, या फिर ज़्यादा फ्लूइड जमा होने की वजह से हो सकता है। लेकिन इसका जो है टोटली ओवरऑल असर कहाँ पे होगा, नज़र पे होगा, ठीक है। इसका असेसमेंट आप कैसे करोगे कि फ्लैशेस ऑफ लाइट, मतलब उसमें जो है लाइट आप उसमें देखोगे लाइट के ज़रिए कि क्या मसला हो रहा है, और लाइट जो है बार बार मार के देखोगे, ठीक है। फ्लोटर्स और ब्लैक स्पॉट्स, आइज़ में आपको कोई काले दाग धब्बे नज़र आएंगे, साइन ऑफ ब्लीडिंग होगी, ठीक है। ब्लड विजन ज़्यादा होगा। इसके अलावा सेंस ऑफ कर्टन बीइंग ड्रॉन, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे आगे किसी ने पर्दा जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, चीज़ें सही से नज़र नहीं आती। और लॉस ऑफ द पोर्शन ऑफ द विजन फील्ड, मतलब ये कि विजुअल फील्ड क्या होता है कि नज़र नहीं आती चीज़ें। पेनलेस लॉस ऑफ सेंट्रल और पेरिफेरल विजन, कि सेंट्रल या फिर पेरिफेरल विजन, सेंट्रल मतलब जो सामने का नज़र होता है और पेरिफेरल जो साइड का नज़र होता है, वो दोनों उसमें लॉस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप उसको जो है मतलब इंटरवेंशन क्या करोगे, जो फ़ौरन आपने एहतियाती तदाबीर, आपको उसको बेड रेस्ट करोगे, बहुत आइज़ कवर करोगे, ठीक है। और इसके अलावा क्लाइंट को जो है आप बताओगे कि किस तरीके से आपने अपना ख्याल रखना है। उसका जो है पोजीशन द क्लाइंट्स हेड एज प्रिस्क्राइब्ड, जिस तरह आपको बताया जाता है कि क्लाइंट का हेड आपने नीचे रखना है, ऊपर रखना है, किस तरह रखना है वो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपने मरीज़ को जर्की मूवमेंट से, जिसमें ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं, जैसे आप बस में जा रहे होते तो ऊपर नीचे होते हैं, तो इस तरीके से मूवमेंट्स ने आपने मूवमेंट से आपने मरीज़ को बचाना है, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम करना है, आई के ऊपर कोई भी प्रेशर वगैरह ना पड़े। और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आपने मरीज़ को प्रिपेयर कर देना है, पहले से बता देना है।
ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर कैसे किया जाता है कि स्पेशली अगर लिक्विड है तो उसको बाहर रिमूव किया जाता है, या अगर ट्यूमर है तो उसको जो है सर्जरी करके रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि सीलिंग रेटिनल ब्रेक्स बाई क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि इंतहाई बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कोई चीज़ होती है, ठीक है, और उसको जो है हम क्या कहते हैं, क्राइपोब कहते हैं, जो बिल्कुल ठंडी चीज़ होती है, ठीक है, उसको हम आई के ऊपर रखते हैं, एबनॉर्मल टिश्यू मतलब जो भी जहाँ पे भी मसला है उसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। उस ज़्यादा कोल्डनेस की वजह से क्या होता है कि वो जो एबनॉर्मल टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, या फ्रीज़ हो जाते हैं। तो फिर जो है वो आउट ऑफ द आई मतलब रिमूव करते हैं। लेकिन ये जो क्राइपोब है मतलब जो बिल्कुल ठंडी चीज़ है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो टिश्यूज़ है उनको रिमूव किया जाता है, रिमूव क्या बल्कि मतलब उसकी वजह से वो एबनॉर्मल टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फ्रीज़ हो जाते हैं, तो आगे जाके फिर वो कोई मसला नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा हम करते हैं डाइथर्मी। डाइथर्मी मतलब ये कि द यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रोड नीडल एंड हीट थ्रू द स्क्लेरा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देते हैं ना, तो हीट की वजह से जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और वो सारी चीज़ें आती हैं, तो मतलब वहाँ पे न्यूट्रोफिल और फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो बैक्टीरिया है या जो भी इन्फ्लेमेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो गलत चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा लेज़र थेरेपी किया जाता है। लेज़र थेरेपी आपको पता है कि सील स्मॉल रेटिनल टियर, अगर वहाँ पे कोई मतलब कोई चीज़ें फट गई हैं, जो टीयर्स आ गई होती हैं ना, दरारें, तो जो छोटे छोटे दरारें होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए लेज़र थेरेपी की जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पोस्ट ऑपरेटिव मतलब जब उसकी सर्जरी होती है तो फिर आप उसका कैसे ख्याल रखोगे। ज़ाहिरी बात है जो आई पैचेस होते हैं उनका आपने ख्याल रखना होगा, अगर कोई हेमरेज हो, कोई ब्लीडिंग वगैरह हो, वो उसका आपने ख्याल रखना होगा। नोज़िया वोमिटिंग से आपने मरीज़ को बचाना है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से जो है भी हेमरेज हो सकता है। और इसके अलावा अगर उसको अचानक या बहुत तेज़ पेन हो तो फिर आपने वो डॉक्टर को बता देना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ मैक्यूलर डीजनरेशन। मैक्यूलर डीजनरेशन क्या होता है कि अ डिटोरिएशन ऑफ द मैक्यूला। मैक्यूला जो है एक किस्म का हमारे आई के अंदर एक स्पॉट होता है, ठीक है, जो सारे का सारा लाइट यहाँ पे आके जमा हो जाता है, फिर उससे जो है वो ब्लाइंड स्पॉट पे जाता है, जो ऑप्टिक नर्व होता है वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो ये मैक्यूला जो है वो अगर ख़राब हो जाए, डीजनरेट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्यूलर डीजनरेट। इसमें आपको पता होगा कि ये एट्रोफिक हो जाती है। एट्रोफिक मतलब ये कि वक्त के साथ साथ ये सुकड़ने लग जाती है, ठीक है, कंट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। तो एज रिलेटेड हो सकता है, या फिर ड्राइनेस की वजह से भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्जुडेटिव कचरे वगैरह की वजह से भी हो सकता है। जहाँ पे पस वगैरह जमा होते हैं ना, उसको हम कहते हैं एक्जुडेट। अच्छा, इसका आप कैसे असेसमेंट करोगे कि इसमें जो है ना सेंट्रल विजन जो होती है वो ख़राब हो जाती है, और बाकी जो है ब्लड विजन और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इंटरवेंशन क्या है, मतलब आपने किस तरीके से ख्याल करना होता है कि इनिशिएट स्ट्रेटजीज टू असिस्ट इन मैक्सिमाइज रिमेनिंग विजन इन मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस। मतलब आपने उसका ख्याल करना होगा कि वो अच्छे से देख सके, आपने उसको उसके विजन का ख्याल रखना है और उसको इंडिपेंडेंट रहने देना है, या फिर उनका मतलब ख़ुद मुख्तार रहने देना है कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। और इसमें भी लेज़र थेरेपी की जाती हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे अगर कोई लीक है, कोई टीयर है या कोई और मसला है, उसको ट्रीट करने के लिए लेज़र थेरेपी की जाती है, ठीक है। इसके अलावा है ओक्यूलर मेलानोमा। ओक्यूलर मेलानोमा नाम से पता चलता है कि मेलिग्नेंट आई ट्यूमर है। जब एडल्ट्स के आइज़ के अंदर जब ट्यूमर बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कैंसर एक किस्म का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ओक्यूलर मेलानोमा। ये जो है यूवीएल ट्रैक जो होता है, स्पेशली जो फर्स्ट सेकंड लेयर होती है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें प्रोड्यूस होने लगती हैं, ट्यूमर जो है उसमें मतलब स्प्रेड होने लगता है, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो ट्यूमर है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल सकता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओक्यूलर मेलानोमा। सिंपल ये कि जब हमारे यूवीलर ट्रैक जो है, जो दूसरी लेयर आएगी, ठीक है, उसमें अगर
ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाए और ट्यूमर जो है फैलना शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उस ब्लड सप्लाई की वजह से ट्यूमर फैलना शुरू होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूलर मेलानोमा। ठीक है, इसका असेसमेंट वही है कि ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, एक्यूलर प्रेशर ज़्यादा होता है और आइरस का जो कलर है वो चेंज होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहा। अच्छा, इंटरवेंशन मतलब किस तरीके से आप इलाज कर सकते हो, तो ज़ाहिरी बात है एन्यूक्लिएशन जो हमने पहले पढ़ा कि आई बाल को सर्जरी के ज़रिए मुकम्मल रिमूव किया जाता है। ठीक है, और उसके अंदर जो है फिर कोई और दूसरा कोई प्रोस्थेटिक चीज़ रखी जाती है। प्रोस्थेटिक आई मतलब जो आर्टिफिशियल आई होती है ना, वो लगाई जाती है। उससे शायद कोई नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन बस उस जगह को फिल करने के लिए लगाया जाता है। रेडिएशन इज़ गिवन, या फिर रेडिएशन के ज़रिए रेडियो एक्टिव प्लेग जो होते हैं ना, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि रेडिएशन या रेडियो एक्टिव रेस के ज़रिए जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो भी रेडिएशंस भी दिए जाते हैं। अक्सर जो कैंसर के मरीज़ को दिए जाते हैं, आपको पता होगा। अच्छा जी, इसके अलावा है आई कंट्यूजन। आई कंट्यूजन मतलब नॉर्मली जो हम करते हैं ना कि आई यार ख़राब हो गई, ज़ख्मी हो गई और ब्लीडिंग हो गई, या फिर जो है कोई भी इंजरी वगैरह हो गई, उसको हम क्या कहते हैं, आई कंट्यूजन। ये इतने ख़तरनाक नहीं होते, ये हर किसी के साथ होते हैं और हर टाइम हो सकते हैं। अच्छा, कभी कभी जो है आई ब्लैक हो जाती है, किसी ने मुक्का मार दिया, आँख जो है बिल्कुल काली हो गई। ठीक है, क्या हो जाता है उसको ब्लैक आई, या फिर उसमें आपने देखा होगा कि तकरीबन 10 दिन के अंदर वो ख़ुद सही हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर पेन मतलब कभी कभी दर्द भी होता है। फोटोफोबिया मतलब लाइट से डर लगता है ना, या फिर लाइट पड़ते ही आपको दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। एडिमा हो सकता है। डिप्लोपिया मतलब ये कि आपको चीज़ें दो नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे मसले हैं, ये इतने ख़तरनाक चीज़ें नहीं है, ख़ुद ब खुद सही हो जाती है। अगर ना भी हुई तो फिर थोड़े बहुत मेडिकेशन से वो सही हो जाती है। इसके इंटरवेंशन इलाज कैसे की जाती है कि आपने आई के ऊपर आइस रखना है, ठंडी मतलब आइस को ठंडा करना है। ठीक है, और इसके अलावा एग्जामिनेशन भी आप करा सकते हो, मतलब असेसमेंट वगैरह करा सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हमने देखे हुए हैं। ठीक है, इसको जो है हम कहते हैं ब्लेफेराइटिस कह सकते हो। ब्लेफेराइटिस क्या है, आईलिड इन्फ्लेमेशन है। हमारा जो आईलिड होता है, ठीक है, ये वाला, इसका जब इन्फ्लेमेशन होता है और ये स्वेल हो जाता है, एडिमा हो जाती है, इसको हम कहते हैं ब्लेफेराइटिस। ठीक है, और इसमें जो है वो ग्लैंड्स और इसके अंदर जो मतलब चीज़ें होती हैं उसका इन्फ्लेमेशन और हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, ब्लेफेराइटिस। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्पेशली स्टेफिलोकोकस यूरियस या फिर सेबोरिक, ये जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें सेबोरिक या फिर मेबोमियन ग्लैंड जो होते हैं, मेबोमियन ग्लैंड वो होते हैं जो कि ये पस, आइज़ और ये सारी जो टीयर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो जो है इसमें ख़राब हो जाते हैं, सेबोरिक या फिर मेबोमियन ग्लैंड जो होते हैं। अच्छा, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन सिम्टम जो होते हैं, ठीक है, रेड होगी, आई स्वेल होगी, और इसके अंदर क्रस्टिंग एंड स्केलिंग मतलब जो कचरा वगैरह जमा होता है ना, जो येलो कलर का होता है आई के अंदर, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। इसके अलावा आई जो है इची होगी, ख़ारिश होगी, वहाँ पे आपको जलन सी महसूस होगी। ये सारी चीज़ें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नर्सिंग इंटरवेंशन वही है कि आपने आई को गर्म रखना होगा, हाइजीन का ख्याल रखना है, सफाई का। ठीक है, एंटीबायोटिक वगैरह आप उसके ऊपर जो ट्यूब वगैरह आते हैं वो लगा सकते हैं आप, और इसके अलावा आपने गुड हाइजीन वही सारी चीज़ें मरीज़ को बता देनी है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट डिजीज़ है हॉर्ड्यूलम या फिर हम इसको स्टाई भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स इन द बेस एट द बेस ऑफ द आई लैश। ये देखो बेस है ना, मतलब जो नीचे वाला लेयर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेस। जब इसमें कोई एक्यूट अचानक से कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए उसको हम कहते हैं हॉर्ड्यूलम या फिर स्टाई। ठीक है, और इसमें जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस मतलब जो कोई जो आइली चीज़ें या आइल सा प्रोड्यूस करते हैं जो आई को मतलब नमी देते हैं। ठीक है, तो वो ख़राब हो जाता है या फिर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको हम कहते हैं हॉर्ड्यूलम। ठीक है, ये भी सेम उसी बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस यूरियस की वजह से होता है। इसमें भी वही सारे साइन सिम्टम है। ठीक है, और नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो इसमें आपने जो है वार्म रखना होगा, एंटीबायोटिक, और इसको जो है ये बताया गया है कि अवॉइड स्क्वीजिंग और पॉपिंग द स्टाई,
कि आपने ये जो दाना सा है इसको आपने चिल्डना नहीं है, इसके ऊपर जोर या स्क्वीज़ नहीं करना है, ठीक है। ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, आपने इसको नहीं चिल्डना। और हाइजीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आता है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ केलाज़ोइन या केलाज़ोइन आप कह सकते हो, ठीक है। पेनलेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल आर सिस्ट इन द मेबोमियन ग्लैंड, ठीक है। मतलब ये कि वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ा। केलाज़ोइन ये कि यहाँ जो मेबोमियन ग्लैंड होते हैं, पहले बता दिया है कि यहाँ पे अगर अचानक कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसकी वजह से कोई दर्द वगैरह ना हो, बस ऐसे ही दाना वगैरह है या वो जो आईलेट है थोड़ा सा स्वेल हुआ हुआ है, इसको हम कहते हैं केलाज़ोइन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो दाना है इसकी वजह से मेबोमियन ग्लैंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो आगे जाके वो जो मतलब ऑयल वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो नॉर्मली होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसमें यही सारी चीज़ें, मेबोमियन ग्लैंड जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं कि दाने वगैरह आ जाते हैं जो कि पेनलेस होते हैं, उसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता, रेडनेस होती है और इसकी वजह से शायद नज़र में भी थोड़ा बहुत मसला आ जाए, लेकिन जैसे ये ख़त्म होगा नज़र वगैरह सब कुछ सही हो जाएगा। इसमें भी वही सारी नर्सिंग इंटरवेंशन बताई गई हैं जो कि पहले थी, ठीक है। और इसमें आपको स्टाई और केलाज़ोइन के जो है उसमें फ़र्क बताया है। केलाज़ोइन जो है वो ऊपर की तरफ होगा और स्टाइन जो है वो नीचे की तरफ होगा। केलाज़ोइन जो है वो मेबोमियन ग्लैंड का है और स्टाई जो है वो सेबेशियस ग्लैंड्स का है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसमें यही फ़र्क है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है क्रॉनिक कंटेजियस फॉर्म ऑफ कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस आपको पता होगा, कराची में जो कुछ महीने पहले जो है वो आंखों की बीमारी आई थी, उसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो ये जो है अगर वो कंजक्टिवाइटिस का ही आप मतलब ले लें, अगर वो कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 2-3 दिन के बजाय वो 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक पहुंच जाए और आगे जाके मज़ीद ख़राब हो जाए, ठीक है, एक वर्स कंडीशन में चला जाए, फिर हम उसको ट्रेकोमा कहेंगे। और ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं क्लेमेडिया ट्रेकोमाटिस, ठीक है। इसके साइन सिम्टम क्या है कि फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, वही बीमारी, मतलब आई जो है स्वेल हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस की जो बीमारी आई थी वही सारी चीज़ें होंगी। स्कारिंग ऑफ द कंजक्टाइवा इन कॉर्निया, कंजक्टाइवा जो लेयर है या फिर कॉर्निया का जो लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर जो है दाग धब्बे आने लगते हैं, ज़ाहिरी बात है। और आईलैश एबनॉर्मेलिटीज़ आती है। आईलैश एबनॉर्मेलिटीज़ को हम कहते हैं ट्रेकियासिस। ट्रेकियासिस मतलब ये कि आईलैशेस जो है या तो स्वेल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे या ज़ख्मी हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेकियासिस, ठीक है। इसमें जो है नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, उसको एजुकेट करोगे, हाइजीन का ख्याल रखवाओगे और ये सारी चीज़ें आपने बता देनी है उसको। ये थी ऑल अबाउट आई के डिसऑर्डर। अब हम ईयर के डिसऑर्डर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही कम है और इसके बाद जो है ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ईयर के डिसऑर्डर के जो मतलब हम डायग्नोज करते हैं वो सबसे पहले होता है टोमोग्राफी। टोमोग्राफी जो है ये एक डायग्नोज है, इसमें हम मेस्टॉइड या फिर मिडल मेस्टॉइड मसल होते हैं उसको चेक करते हैं, मिडल ईयर को चेक करते हैं और इनर ईयर के स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो भी पार्ट्स हैं ना ईयर के अंदर वो सारे चेक करते हैं ताकि उनमें कोई मसला तो नहीं है। इसके अलावा रेडियोग्राफ्स ऑफ द हेड और ऑब्टेन्ड, मतलब हम क्या करते हैं, हेड को देखते हैं कि हेड में कहाँ पे मसला है, मुख्तलिफ़ किस्म के रेज़ वगैरह से देखते हैं, या फिर ऐसे ही चेक करते हैं कि किसी कान में या हेड में कोई मसला तो नहीं है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या फिर जो इन्फेक्शन है या फिर जो मसला है वो मौजूद है, ठीक है। टोमोग्राफी इज स्पेशली हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ एकॉस्टिक ट्यूमर। एकॉस्टिक ट्यूमर में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एकॉस्टिक ट्यूमर क्या होता है, कान के अंदर अगर कोई ट्यूमर आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, एकॉस्टिक ट्यूमर, ठीक है। तो उसमें भी जब हम टोमोग्राफी डायग्नोस्टिक प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमें उसका भी पता चल जाता है। अच्छा, टोमोग्राफी में हम कोई सुनने वनने का वो नहीं करते कि किसी को सुनाई कुछ दे रहा है या नहीं, वो नहीं होता, जस्ट ऑर्गन्स चेक करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री में हम उसकी सुनाई चेक करते हैं कि किस तरह वो सुनता है या नहीं। ये 2 तरीके की होती हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री एंड स्पीच ऑडियोमेट्री। स्पीच ऑडियोमेट्री होते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, तो मेरी एक एक बात सुन के वो मतलब सही जवाब दे रहे हैं या फिर उसको सही समझ आ रही है, तो मतलब उसकी स्पीच ऑडियोमेट्री सही है, ठीक है, वो सही सुन पा रहा है, बात समझ आ रही है उसको, वो सही है। लेकिन अगर मैं कोई उसको
कोई टोन या कोई इस तरह कोई म्यूज़िक या फिर कोई और चीज़ या कोई स्लो सा टोन उसको सुना दूँ और वो उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर उसमें मसला है। ठीक है, ये प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहलाती है। या फिर ऐसी कि अगर कोई दूसरी कोई साउंड है, ठीक है, कोई दूसरा साउंड है या कोई आवाज़ है और मैं उसको सुना दूँ, या फिर उसमें उसको सुनने में मसला हो, या कोई अजीब स्पेसिफिक कुछ साउंड्स होते हैं जिसमें उसको मसला हो, फिर हम उसको कहते हैं टोन ऑडियोमेट्री। ठीक है, तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल फिर हम उसके रिस्पॉन्स से देखते हैं। अच्छा जी, occur when sound wave are blocked of the inner ear fiber because of the external or middle disorder। ज़ाहिरी बात है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो हम कहते हैं ना CHL, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कब होता है? occurs when sound waves are blocked to the inner ear fibers, मतलब जब आपके साउंड वेव्स होते हैं वो आपके इनर ईयर तक, बिल्कुल अंदर का जो कान होता है वहाँ तक ना पहुँच पाए। क्यों ना पहुँचेंगे? क्योंकि बाहर मिडल ईयर और आउटर ईयर ख़राब है, तो ज़ाहिरी बात है जब बाहर का ही कान ख़राब है तो अंदर कैसे पहुँचेंगे? इसको हम कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। ठीक है, दूसरा क्या है? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। इसमें क्या होता है? इज़ अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द inner ear or the sensory fiber that lead to the cerebral cortex। ये देखो, इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गन डैमेज है, ठीक है, या जो सेंसरी फाइबर होते हैं, मतलब वो फाइबर जो कि आवाज़ को कैच करते हैं, उसमें कोई मसला है, जो कि आगे जाके सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन के जो हिस्से तक चीज़ें जाती हैं ना, या उसमें कोई मसला है। ठीक है, तो ये ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑर्गन में मसला है तो फिर हम उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरल, स्पेशली जो न्यूरॉन और जो सेंस करने वाली चीज़ें उसमें कोई मसला हो तो फिर हम उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहेंगे। लेकिन अगर कंडक्टिव है, मतलब आगे जा ही नहीं रही आवाज़, ठीक है, फिर हम उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहेंगे। आई होप इट्स क्लियर। इसके अलावा है एक्सटर्नल ओटाइटिस। एक्सटर्नल ओटाइटिस एन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ऑरिकल्स। मतलब ये कि बाहर के जो स्ट्रक्चर है, बाहर का जो कान होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है, उसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो ट्यूब होता है, ऑडिटरी कैनाल होता है, या जो ऑरिकल्स जो बोन्स होते हैं उनमें कोई मसला है, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए, फिर हम उसको एक्सटर्नल ओटाइटिस कहते हैं। ओटाइटिस स्पेशली द इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर होता है, अगर बाहर की तरफ है तो हम एक्सटर्नल ओटाइटिस कहेंगे। इसमें क्या होता है? पेन, इचिंग और प्लग्ड फीलिंग इन द ईयर, मतलब आप कह सकते कि कान में कुछ है, बंद है, ठीक है। रेडनेस, एडिमा, एक्सुडेट मतलब जो पस वगैरह आता है, जो कचरा आता है, या फिर हियरिंग लॉस, ये सारी चीज़ें है इसके साइन सिम्टम है। इसके इंटरवेंशन देखें तो आपने जो है हीट के ज़रिए या हीट अप्लाई कर सकते हो तकरीबन 20 मिनट के लिए दिन में 3 मरतबा, ठीक है। इसके अलावा आप उसको रेस्ट करने का कहोगे ताकि उसका पेन कम हो, एंटीबायोटिक दे सकते हो या कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, एनाल्जेसिक दे सकते हो, ठीक है, जो कि दर्द को कम करें, एस्पायरिन और एसेटामिनोफेन। अच्छा, इसके अलावा मेनियर्स डिजीज़। मेनियर डिजीज़ इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ द इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ वर्टिगो। मतलब ये कि इनर ईयर का ये मसला है, ठीक है, मेनियर डिजीज़। इसमें क्या होता है कि बंदे को बार बार ना चक्कर आते हैं। वर्टिगो का मतलब क्या होता है? चक्कर आना। इसके अलावा हियरिंग लॉस या फिर टिनाइटिस। टिनाइटिस मतलब ये कि कान में आवाज़ें आएंगी, रिंगिंग होगी, ठीक है, और जो उसका मतलब हेड होगा वो भारी भारी सा महसूस होगा, प्रेशर होगा, कानों के अंदर जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? मेनियर्स डिजीज़। ये स्पेशली इनर ईयर का जो है वो डिजीज़ है, और इसमें चक्कर आना, हियरिंग लॉस, टिनाइटिस, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। इसके साइन सिम्टम वही वर्टिगो मतलब चक्कर आना, ठीक है, नॉज़िया, वोमिटिंग भी हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकती है, ठीक है। स्पेशली जो लो साउंड्स होते हैं ना, पहले वो उनको सुनाई नहीं देते, और आगे जाके फिर ज़्यादा जो तेज़ साउंड्स होते हैं वो भी नहीं सुनाई देते। टिनाइटिस, रिंगिंग या बजिंग वगैरह जो है वो आती हैं, और ऑरल फुलनेस, प्रेशर वगैरह होता है ना आइज़ के अंदर। एंड दैट्स ऑल अबाउट ईयर एंड आई डिसऑर्डर। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं इसमें। ईयर के तो बिल्कुल इजी हैं, आई के अंदर आपने थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, स्पेशली जो टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है, आई के डिसऑर्डर के जो नाम है वो आपको पता होने चाहिए। एंड आई होप कि आपको
जो है बहुत आसान लगेगा, पेपर के लिए आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसी के साथ ही हमारे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 4th सेमेस्टर का कोर्स ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।